महिला सशक्तिकरण की अलख जगाई। वंदे मातरम ने स्वाधीनता की राह दिखाई। रामकृष्ण परमहंस ने भक्ति की शक्ति बताई। विवेकानंद ने सनातन धर्म ध्वजा फहराई। दुनिया को दिया बेतार के तार का ज्ञान। धार्मिक सांस्कृतिक परंपरा का अनोखा स्थान। रग रग में संघर्ष, धरती जहां की धानी है। प्रतिभा का भंडार भरा, मौजों में जोश रवानी है। आध्यात्म योग की साधना, पूरब का है लाडला। सबसे प्यारा, सुंदर, सबसे आमार सोनार बांग्ला। तो 4 मई को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आएंगे, लेकिन जिस राज्य के नतीजों की लोग बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं वो है पश्चिम बंगाल, जहां ममता बनर्जी की टीएमसी और बीजेपी की कड़ी टक्कर है। लोगों को इस बात पर नजर है कि क्या ममता एक बार फिर जीत का परचम लहराएंगी और चौथी बार सीएम बनेंगी, या फिर उनके शासन का अंत होगा और बनेगी बीजेपी की सरकार। तो देखिए, ऐसे में हम आपके लिए ये खास पेशकश लेकर आए हैं, आमार सोनार बांग्ला। दरअसल बंगाल एक ऐसा राज्य रहा है जो नए प्रयोग के लिए मशहूर है। इतिहास के पन्ने बंगाल की धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक चेतना की गौरवशाली गाथाओं से भरे पड़े हैं। और जब जब जरूरत पड़ी है, बंगाल ने पूरे देश की रीतियों, नीतियों को नई दिशा और दशा दी है। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, अरविंदो घोष, गुरु रविंद्र, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, विपिन चंद्र पाल, सुभाष चंद्र बोस, महापुरुषों की उर्वर भूमि रही है बंगाल। और आखिर बंगाल क्यों है इतना खास और कैसे समय समय पर बंगाल ने हर स्तर पर अपनी सार्थकता को सिद्ध किया है? तो देखिए, आमार सोनार बांग्ला में हम आपको यही समझाने की कोशिश करेंगे। तो पश्चिम बंगाल का इतिहास गौरवशाली परंपराओं का महासागर है और ये धार्मिक सिद्धांतों का विशाल वटवृक्ष है। तो सांस्कृतिक धरोहरों की ऐसी श्रृंखला है जिसने नारी सशक्तिकरण को नया आयाम दिया, तो स्वाधीनता के आंदोलन की बुनियाद रखी और प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक बंगाल संघर्ष का वो दस्तावेज है जिसका हर पन्ना अनायास ही रग रग में नया जोश और जुनून भर देता है। उन्नीसवीं सदी का भारत अंधविश्वास, कुरीतियों और गुलामी में जकड़ा हुआ था, लेकिन इसी दौर में उंगली के किनारे एक नई चेतना जन्म ले रही थी। इसे इतिहास ने नाम दिया बंगाल पुनर्जागरण। सती प्रथा, बाल विवाह, जातिगत भेदभाव और महिलाओं की बदहाल स्थिति, ऐसे वक्त में बंगाल से उठी बदलाव की पहली आवाज। एक ऐसा सांस्कृतिक, सामाजिक, बौद्धिक और कलात्मक आंदोलन जो 18वीं सदी के आखिर से 20वीं सदी के आरंभ तक चला। इसे भारत का पुनर्जागरण कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसके जनक राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा के खिलाफ प्रभावकारी आंदोलन के जरिए इसकी शुरुआत की, तो 20वीं सदी में गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने
इसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। करीब 2 शताब्दियों तक बंगाल पुनर्जागरण ने भारतीय समाज में अमूलचूल परिवर्तन का मंत्र दिया। इन मंत्रों को ही भारतीय उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवादी चिंतन और गतिविधि के उदय का श्रेय दिया जाता है। बंगाल की पावन धरती पर जन्मे राजा राम मोहन रॉय ने सालों से भारतीय समाज के कलंक सती प्रथा के खिलाफ जो सार्थक आंदोलन चलाया वो अनुपम और अद्वितीय है। जब राजा राम मोहन रॉय की भाभी को जबरन सती प्रथा की बलिवेदी पर चढ़ाया गया तो उनका हृदय चित्कार उठा और फिर उन्होंने ये ठान लिया कि इस कुप्रथा को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। उन्होंने ब्रह्मा समाज की स्थापना की और सती प्रथा के विरोध में बड़ा जन आंदोलन शुरू किया। उन्होंने प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर सिद्ध किया कि ये कोई धर्म नहीं बल्कि एक हत्या है। आखिरकार 4 दिसंबर 1829 को लॉर्ड विलियम बेंटिंक के साथ मिलकर बंगाल सती विनियमन के तहत उन्होंने इसे गैर कानूनी घोषित करवाया और इस तरह एक भयंकर कुप्रथा का अंत हुआ। इसके बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा को नया बल दिया। उन्होंने संस्कृत कॉलेज के दरवाजे हर वर्ग के लिए खोले। बंगाल अब सिर्फ बदलाव नहीं बल्कि विचारों की क्रांति का केंद्र बन चुका था। यही वो दौर था जब बंगाल में साहित्य, कला और राष्ट्रवाद की नई धारा बहने लगी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा वंदे मातरम, जो आगे चलकर आजादी की लड़ाई का सबसे बड़ा नारा बना। वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे शक्तिशाली उद्घोष और राष्ट्रवाद का प्रतीक था। इस गति ने देशवासियों में देशभक्ति की लहर जगाई और क्रांतिकारियों को मातृभूमि की रक्षा के लिए सर्वस्व न्योछावर करने की प्रेरणा दी। ये वो समय था जब भारत अंग्रेजी शासन के अधीन था और समाज निराशा, विभाजन तथा अधीनता की मानसिकता में जी रहा था। ऐसे में वंदे मातरम ने भारतवासियों के भीतर दबी हुई स्वाभिमान की चिंगारी को प्रज्वलित किया। फिर आए रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने बंगाल की सांस्कृतिक चेतना को वैश्विक पहचान दिलाई। गीत, कविता, साहित्य और दर्शन, टैगोर ने भारतीय आत्मा को शब्द दिए। उन्हीं की रचना जन गण मन आज भारत का राष्ट्रगान है। और जब आध्यात्मिक चेतना की बात आई तो रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद ने दुनिया को भारतीय दर्शन से परिचित कराया। 1893 में शिकागो धर्म संसद में विवेकानंद का भाषण भारत की आध्यात्मिक शक्ति का वैश्विक ऐलान बन गया। बंगाल पुनर्जागरण सिर्फ समाज सुधार तक सीमित नहीं था, इसने स्वतंत्रता आंदोलन को भी नई दिशा दी। अरविंदो घोष, सुभाष चंद्र बोस और खुदीराम बोस जैसे क्रांतिकारियों ने बंगाल की धरती से अंग्रेजों को चुनौती दी। कला हो, साहित्य हो, संगीत हो या फिर राष्ट्रवाद की भावना, बंगाल पुनर्जागरण ने भारत को नई पहचान दी। एक ऐसा जागरण जिसने भारतीयों को बताया कि बदलाव सिर्फ तलवार से नहीं विचारों से भी आता है। आज भी कोलकाता की गलियों में, शांति निकेतन की हवाओं में और वंदे मातरम की गूंज में बंगाल पुनर्जागरण की विरासत जिंदा है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बंगाल का क्या योगदान है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। इतिहास इस बात का गवाह है कि 1857 के पहले आंदोलन की चिंगारी भी बंगाल की धरती से ही उठी थी और फिर
बंग भंग के खिलाफ उठी बुलंद आवाज और सुभाष चंद्र बोस के तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा वो जोशीला नारा इतिहास का हर पन्ना बंगाल के संघर्षों का दस्तावेज बना हुआ है। तो देखिए बंगाल की जो इतिहास है, बंगाल की तरफ से जो चिंगारी उठी 1857 के पहले आंदोलन की चिंगारी से कहा, और ये बंगाल की धरती से ही उठी थी और फिर यहाँ पर बंग भंग के खिलाफ बुलंद आवाज भी उठी। मार्च 1857 बंगाल की धरती बैरकपुर से भारत की आजादी का पहला बिगुल फूका। बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूसों के विरोध में ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला कर विद्रोह की चिंगारी सुलगाई। इस घटना के बाद 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई, जिसने पूरे देश में क्रांति की आग फैला दी। इस पहली क्रांति ने अंग्रेजों की चूलें हिला दी थी। हालांकि कई कारणों से यह विद्रोह दम तोड़ गया, लेकिन बंगाल की धरती से उठी आजादी की इस पहली आवाज ने पूरे भारत में एक नई चेतना का संचार कर दिया। 1857 की इस क्रांति को नई हवा दी बंकिम चंद्र की रचना वंदे मातरम ने। वंदे मातरम भारतीय आजादी के परवानों का गीत बन गया। फिर आया 1906, जिसने भारतीय स्वाधीनता आंदोलन को नई दिशा और नई दिशा दी। दरअसल 1906 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का ऐलान कर दिया। इस घटना के बाद उठी विरोध की आवाज ने आजादी के आंदोलन को नरम पंथ से गरम पंथ की ओर मोड़ा और पहली बार एक जन आंदोलन का रूप दिया। बंगाल के इस विभाजन ने कांग्रेस के भीतर नरम पंथियों की बजाय लाल, बाल, पाल यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष जैसे गरमपंथी नेताओं को मुख्य धारा में ला दिया। विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, जिसने भारतीय वस्तुओं के उपयोग और ब्रिटिश उत्पादों जैसे मैनचेस्टर का कपड़ा और ब्रिटिश उत्पादों जैसे मैनचेस्टर का कपड़ा, लिवरपूल का नमक के बहिष्कार पर जोर दिया। यह आंदोलन केवल बुद्धिजीवियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें छात्रों, महिलाओं और आम जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आत्मशक्ति का नारा बुलंद हुआ, जिसके तहत स्वदेशी उद्योगों, बैंकों और नेशनल कॉलेज जैसे राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों की स्थापना की गई। दरअसल बंगाल को बांटने की कोशिश ने पूरे भारत को एकजुट कर दिया। 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। लोगों ने उपवास रखा और एक दूसरे को कलाई पर राखी बांधकर एकता का प्रदर्शन किया। इस आंदोलन ने राजनीतिक चेतना को तीव्र किया, जिसके परिणाम स्वरूप 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कांग्रेस ने स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया।
फिर आया जोशीले विद्रोही नेताजी सुभाष चंद्र बोस का युग। तत्कालीन बंगाल के कटक में पैदा सुभाष चंद्र बोस के प्रखर, दूरदर्शी और क्रांतिकारी नेतृत्व ने भारतीय स्वाधीनता आंदोलन को नई धार दी। सुभाष ने सविनय की जगह सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने में मुख्य भूमिका निभाई। बोस ने 1921 में कांग्रेस में शामिल होकर असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भले ही कांग्रेस में थे, लेकिन वो विद्रोही युवा शक्ति के प्रमुख प्रवक्ता थे, जिन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की, ना कि डोमिनियन स्टेटस की। यही कारण था कि कांग्रेस के कई बड़े नेता उनके विरोधी थे। बावजूद उसके 1938 में हरिपुरा और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए। हालांकि गांधी जी से वैचारिक मतभेद के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस के भीतर ही अपनी वामपंथी विचारधारा वाली पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और भारत की आजादी की लड़ाई को देश से निकालकर पूरी दुनिया के सामने लेकर आए। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बाहरी मदद के लिए जर्मनी और जापान का दौरा किया। फिर सिंगापुर में आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन और नेतृत्व किया, जिसका उद्देश्य सैन्य अभियान के माध्यम से भारत को स्वतंत्र कराना था। नेताजी ने आजाद हिंद फौज में एक विशेष रानी झांसी रेजिमेंट नामक महिला लड़ाकू टुकड़ी का गठन किया, जो उनकी दूरदर्शी सोच को दर्शाता है। इसके बाद 23 अक्टूबर 1943 को उन्होंने सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार की स्थापना की, जिसे कई देशों ने मान्यता भी दी। और फिर उन्होंने 4 जुलाई 1944 को बर्मा में आजाद हिंद फौज को संबोधित करते हुए, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजादी का ये नारा आज भी युवाओं में जोश और जुनून भर देता है। बंगाल जहां धर्म सिर्फ पूजा तक सीमित नहीं, बल्कि संगीत, साहित्य, रंग, स्वाद और परंपराओं में बसता है, जहां हर त्योहार एक जश्न है, हर गली एक सांस्कृतिक मंच और हर चेहरा उत्सव का हिस्सा। बंगाल की सांस्कृतिक दुनिया, जहां मां दुर्गा की आराधना भी है, सूफी रंग भी, बाउल गीतों की आत्मा भी और रविंद्रनाथ टैगोर की विरासत भी। सुबह का कोलकाता, उगली किनारे प्रज्वलित आरती, मंदिरों की घंटियां और हवा में घुली धूप, अगरबत्ती की खुशबू। बंगाल में धर्म सिर्फ आस्था नहीं, जीवन का उत्सव है। यहां पूजा सिर्फ मंदिरों तक सीमित नहीं, बल्कि संगीत, नृत्य, कला और लोगों की सांसों में बसती है। जब बात बंगाल की हो तो सबसे पहले याद आती है दुर्गा पूजा। ये सिर्फ त्योहार नहीं, बंगाल की पहचान है। पूरे साल जिस पल का इंतजार होता है, वो दिन जब पूरा बंगाल रोशनी, रंग और भक्ति में डूब जाता है। कोलकाता की गलियों में भव्य पंडाल सजते हैं, कहीं मंदिरों की प्रतिकृति तो कहीं आधुनिक कला का अद्भुत प्रदर्शन। मिट्टी की मूर्तियों में मां दुर्गा को आकार देते कुम्हार, ढाक की थाप पर झूमते लोग और मां के स्वागत में उमड़ता जनसैलाब। लेकिन बंगाल की संस्कृति सिर्फ दुर्गा पूजा तक सीमित नहीं। काली पूजा की रात, जब पूरा बंगाल दीपों और रोशनी से जगमगाता है, मां काली के मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें लगती हैं। दक्षिणेश्वर काली मंदिर और काली घाट सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं, आस्था के सबसे बड़े केंद्र हैं। यहीं रामकृष्ण परमहंस ने अध्यात्म को नई दिशा दी और स्वामी विवेकानंद ने उसी संदेश को दुनिया तक पहुंचाया।
बंगाल की मिट्टी में सूफी रंग भी घुला हुआ है। फकीरों की दरगाहें, कव्वालियों की महफिलें और इंसानियत का संदेश। यहाँ धर्म बांटता नहीं, जोड़ता है। हिंदू त्योहारों में मुस्लिम कारीगरों का योगदान और ईद के मौके पर हर समुदाय की साझेदारी बंगाल की गंगा जमुनी तहजीब की सबसे खूबसूरत तस्वीर है। और जब संगीत की बात आती है तो बंगाल की आत्मा सुनाई देती है। बाउल गीतों में एक तारा हाथ में लिए बाउल गायक गांव-गांव घूमते और अपने गीतों में प्रेम, अध्यात्म और जीवन का दर्शन सुनाते हैं। ये गीत एक आध्यात्मिक यात्रा है। बंगाल की सांस्कृतिक पहचान को विश्व स्तर तक पहुंचाने का सबसे बड़ा नाम रविंद्रनाथ टैगोर। कवि, लेखक, संगीतकार, चित्रकार। टैगोर सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक युग थे। रविंद्र संगीत आज भी बंगाल की धड़कन है। शांति निकेतन में बसंत उत्सव के दौरान जब छात्र छात्राएं पीले वस्त्र पहनकर गीत और नृत्य के साथ वसंत का स्वागत करते हैं तो लगता है जैसे संस्कृति खुद उत्सव बन गई हो। बंगाल के त्योहारों में सिर्फ भक्ति नहीं, स्वाद भी बसता है। रसोगोल्ला, संदेश, मिष्टी दोई, हर मिठाई में बंगाल की मिठास है। दुर्गा पूजा के पंडालों में लगने वाले भोग, खिचड़ी, लाबड़ा और मिठाइयों की खुशबू हर आगंतुक को अपना बना लेती है। बंगाल की संस्कृति का सबसे बड़ा रंग है उसका अपनापन। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखिए।